नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग तीन प्रकार के चतुर्भुज के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये जो तीन प्रकार के चतुर्भुज हैं इनका क्या प्रॉपर्टीज है, क्या गुण है और इनके क्या फॉर्मूलास होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहला चतुर्भुज आपके सामने दिख रहा होगा ये वाला। तो ये जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज को हम लोग आयत या रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं। तो इस टाइप के जो चतुर्भुज है इनको आयत या रेक्टेंगल क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहला यहाँ पर जो आपको आकृति बना हुआ जो दिख रहा है, जो फिगर बना हुआ है, सबसे पहले इसका हम लोग नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये आकृति ए, बी, सी और डी है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि जो ए और बी है, ये जो साइड है, ये जो भुजा है, इसके अपोजिट जो भुजा है वो है सी और डी। तो जो ए बी के अपोजिट वाला जो साइड है, ये दोनों साइड पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या है? समांतर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए बी भुजा है ये समांतर है किसके? डी सी के। तो डी सी के ए बी समांतर है, कोमा इसके अलावा ए और डी समांतर है बी और सी के। तो ए डी समांतर है बी सी के। ठीक है, तो ये समांतर है इस भुजा के और ये समांतर है इस भुजा के। साथ ही साथ ए बी बराबर भी होगा किसके? डी सी के, और ए डी बराबर होगा बी सी के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए और बी समांतर है डी सी के और बराबर भी है। तो ए डी समांतर हो गया ए बी या ए बी समांतर हो गया डी सी। ठीक है, तो ए बी समांतर है डी सी के और ए बी बराबर है डी सी के। इसी प्रकार ए डी समांतर है बी सी के, ए डी बराबर है बी सी के। यानी आमने सामने की भुजा बराबर और क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। अगर आमने सामने की भुजा आपका बराबर या समांतर हो जाए, साथ ही साथ इसका एंगल 90 डिग्री का हो। इसका एंगल कितना डिग्री का हो? 90। तो अगर ये दोनों भुजा बराबर और समांतर है और ये दोनों भुजा आमने सामने की बराबर और समांतर है, तो अगर ये 90 है तो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा। यानी प्रत्येक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का। तो पहला पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा कि भुजा समांतर है। उसके बाद देखें हम लोग की भुजा बराबर है और साथ ही साथ प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो। प्रत्येक एंगल का मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, यानी प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का। तो ऐसे आकृति को हम लोग रेक्टेंगल या आयत के नाम से जानते हैं। तो आयत का क्या क्या गुण हो गया? आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होना चाहिए, जैसे ये, और अंदर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसे चतुर्भुज को आयत नाम से जाना जाता है। तो ये आयत का प्रॉपर्टीज हो गया। इसके अलावा आयत में ये जो विकर्ण होता है, विकर्ण, अगर आयत में ये विकर्ण को हम लोग मिला दें तो ये विकर्ण हो गया। तो ये जो विकर्ण है और ये जो विकर्ण है, तो आयत में टोटल दो विकर्ण होता है। एक हो गया AC और दूसरा विकर्ण हो गया, विकर्ण का मतलब डायगोनल, B और D। ये दोनों डायगोनल हमेशा बराबर होते हैं। तो चौथा पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर हो जाएगा किसके? BD के। AC क्या है? विकर्ण है और BD भी विकर्ण है। यानी आयत का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, और ये जो विकर्ण है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे मान लेते हैं ये O है, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये इक्वल इक्वल होगा। इक्वल का मतलब हो गया ये जितना बड़ा होगा ये भी उतना ही बड़ा होगा। इसी प्रकार ये जितना बड़ा होगा ये भी उतना ही बड़ा होगा। बात समझ में यहाँ तक आ गया? अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो इंटरसेक्ट करेगा ये कभी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यानी ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा ये 90 डिग्री नहीं होगा, या तो 90 से छोटा होगा या 90 से बड़ा होगा, लेकिन ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और ये भुजा OA जितना बड़ा होगा OC भी उतना ही बड़ा है, OD जितना बड़ा है OB भी उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, ये तो बातें हो गई आयत यानी रेक्टेंगल के बारे में। तो ऐसा आकृति को रेक्टेंगल बोला जाएगा। अब आते हैं आयत का क्या क्षेत्रफल होता है, क्या परिमाप होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है इसको हम लोग मान लेते हैं L, और ये वाला जो है इसको मान लेते हैं स्मॉल b। ठीक है, ये b हो गया, ये L हो गया। अच्छा, L का मतलब ये लेंथ हो गया, b का मतलब ये एक तरह का इसका विड्थ हो गया यानी ब्रेथ, चौड़ाई हो गया। ठीक है, चौड़ाई को हम लोग b से रिप्रेजेंट करेंगे और लंबाई को L से। तो ये भी क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, और ये b है तो ये भी क्या हो जाएगा? b। क्यों? क्योंकि दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस आयत का जो एरिया निकलेगा, एरिया का मतलब हो गया आपका क्षेत्रफल। तो आयत का यानी रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लंबाई और चौड़ाई। चौड़ाई का मतलब b हो गया, इसको चौड़ाई बोला जाता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई।
ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई को गुना करने पर आयत का क्षेत्रफल मिलेगा। इसी प्रकार अगर आयत का परिमाप का बात किया जाए, परिमाप क्या होता है कि ये पूरा पेरीमीटर, ये पूरा लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दिया जाए एक साथ पूरा को, तो वो आयत का परिमाप होता है। तो फॉर्मूला बन के आएगा आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी लेंथ और ब्रेथ को जोड़ के डबल कर दिया जाए तो ये हम लोग का आयत का परिमाप निकल जाएगा। तो ये हम लोग का रेक्टेंगल जो आयत है इसका ये प्रॉपर्टीज है, क्या है, अगर ऐसा आकृति जिसका आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो और अंदर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे आयत कहते हैं। आयत का विकर्ण जो होता है वो हमेशा बराबर होता है और आयत का विकर्ण कभी भी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद नहीं करता है। ये तो आकृति आयत हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस आकृति पे जिसका नाम यहाँ लिखा गया है स्क्वायर यानी वर्ग। तो वर्ग, कैसे आकृति को वर्ग कहा जाएगा? देखिए वर्ग एक तरह से रेक्टेंगल ही होता है। कैसे होता है अभी समझते हैं। जैसे मान लिया जाए इस आकृति में ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हम लोग देख रहे हैं कि ए बी जितना बड़ा है और इसके सामने जो डी सी है वो भी इतना ही बड़ा है, यानी ए बी और डी सी बड़ा भी है, बराबर भी है और समांतर भी है। इसी प्रकार ए डी जितना बड़ा है बी डी भी उतना ही बड़ा है। इसका मतलब ऐसा आकृति इसका चारों भुजा क्या हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया, जिसका ऑल साइड आर इक्वल, यानी चारों भुजा क्या हो जाए, बराबर हो जाए और अंदर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। प्रत्येक कोण कितना हो, 90 डिग्री का। तो ऐसे आकृति को हम लोग वर्ग के नाम से जानते हैं। यानी वर्ग को एक तरह से आयत भी बोला जा सकता है, लेकिन आयत को वर्ग नहीं बोला जा सकता, ठीक है। तो अब आते हैं इसका प्रॉपर्टीज में। तो पहला गुण हम लोग देखें कि प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। प्रत्येक भुजा क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। प्रत्येक कोण भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी बराबर 90 डिग्री। प्रत्येक भुजा बराबर होगा, प्रत्येक कोण बराबर होगा, साथ ही साथ इसका जो विकर्ण है ये विकर्ण भी आपस में बराबर होगा। तो हम लोग विकर्ण को खींच देते हैं और लिखते हैं यहाँ पर कि विकर्ण भी बराबर है, यानी विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी, यानी दोनों डायगोनल आपस में बराबर है। इसका एक खास बात क्या है, जो विकर्ण है यानी जो डायगोनल प्रतिच्छेद करेगा, मान लेते हैं ये ओ पे प्रतिच्छेद किया तो ये हमेशा 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। तो जो वर्ग होता है इस वर्ग का विकर्ण एक दूसरे पर 90 डिग्री का प्रतिच्छेद करेगा। ये अगर 90 है तो इधर भी 90 होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग के बाद जो कोण बनेगा ये एंगल ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेगा। तो कोई भी एक एंगल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे एंगल लिख सकते हैं हम लोग डी ओ सी, ये एंगल, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इस बात को समझना है कि प्रत्येक एंगल ही कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, यानी ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का आएगा, 90। लेकिन जो रेक्टेंगल था इसका ये कोण 90 डिग्री नहीं था और इसका विकर्ण 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ये 90 डिग्री का है। बात समझ में आ गया। तो ये तो हो गया इसका प्रॉपर्टीज, किसका, स्क्वायर का। तो इसीलिए हम लोग स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज है कि आमने सामने की भुजा समांतर होना चाहिए, ये भी समांतर है और बराबर भी है, यानी ए बी और डी सी समांतर भी है और बराबर भी है, ठीक है। इसी तरह ये भी समांतर है, ये बराबर है, और इसका अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा और पैरेलल होगा, तो इसका भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, ठीक है। और अंदर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो इतना तो प्रॉपर्टीज इसमें भी है और इसमें भी है, इसीलिए इसको रेक्टेंगल बोला जा सकता है, लेकिन इसको स्क्वायर नहीं बोला जा सकता। तो ये तो हो गया वर्ग का कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आते हैं वर्ग का कुछ फॉर्मूला में। जैसे वर्ग का प्रत्येक भुजा अगर इक्वल है तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ए है, तो ये भी लेंथ कितना होगा, ए, ये भी लेंथ कितना होगा, ए। हम लोग लेंथ कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं लेंथ को, ठीक है। तो ये सब लेंथ क्या है, इसका भुजा बराबर है, इसीलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का। तो हम लोग लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर। ए यहाँ क्या है, भुजा है, तो हम लोग भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग साइड को क्या मान चुके हैं, ए मान चुके हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है यानी एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, ए मतलब क्या, साइड का स्क्वायर। इसी तरह वर्ग का परिमाप भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा,
सभी भुजा को जोड़ना है तो ये भुजा को लेंथ को ए माना गया है, ये भी ए है, ये भी, यानी 4 बार ए आया है, यानी 4a, यानी 4 गुना भुजा हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हो गया 4a इसका परिमाप, ठीक है, 4a यानी 4 गुना भुजा। तो वर्ग का परिमाप हो गया, चारों साइड को जोड़ के निकल जाएगा। ये तो इसका हो गया फॉर्मूला, किसका, स्क्वायर का। अब इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। पहला डिफरेंस तो ये इंटरसेक्ट 90 पे होगा, ये वाला ये 90 पे नहीं होगा, ठीक है। इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, इसका ऑल साइड इक्वल होगा। बात समझ में आया रेक्टेंगल और वर्ग में। अब आते हैं एक और यहाँ चतुर्भुज बना है रोम्बस के नाम से, ठीक है। तो रोम्बस यानी सम चतुर्भुज का क्या गुण है और क्या प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग देखते हैं। यह ठीक और ठीक वर्ग के जैसा होता है, बस अंतर क्या है, ये अंदर का कोण 90 है, ये अंदर का कोण 90 नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट आया है यानी सीधा, ये तिरछा हो गया। तो इसका नाम पहले देते हैं ABCD। तो ये तो 90 होगा नहीं, लेकिन इसका प्रत्येक साइड इक्वल है, इसका भी प्रत्येक साइड इक्वल होगा, यानी ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ठीक है। तो ये प्रत्येक साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो पहला तो गुण हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि ऑल साइड आर इक्वल, किसका, रोम्बस का। तो प्रत्येक भुजा इसका क्या होगा, बराबर, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो ऑल साइड क्या हो गया, इक्वल, प्रत्येक भुजा इसका बराबर होगा, ठीक। इसके अलावा 2 नंबर में ये पैरेलल होगा ही, अगर बराबर है तो ये पैरेलल भी है, पैरेलल मतलब समांतर है, यानी ABCD के समांतर होगा और AD BC के समांतर होगा। ये इसका हो गया इक्वल वाला। ये 90 नहीं होगा, ये विशेष ध्यान देना है कि जो वर्ग होता है इसका 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये नहीं बनता। अब आते हैं इसका डायगोनल में। तो मान लेते हैं BD मिला दिए, एक डायगोनल बन गया, ठीक है, और ये एक डायगोनल बन गया, यानी AC एक विकर्ण है, विकर्ण को डायगोनल, इसको D1 बोल देते हैं, और BD एक डायगोनल है दूसरा, तो इसको हम लोग D2 बोल देते हैं। तो ये हो गया पहला विकर्ण, ये हो गया दूसरा विकर्ण, कौन, B और D और A और C, ठीक है। अब इसमें भी एक खास बात क्या है कि इस भी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा। जिस प्रकार वर्ग कभी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा था, इसी प्रकार रोम्बस यानी सम चतुर्भुज भी 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, यानी ये भी 90 डिग्री होगा। लेकिन इसका अंदर का कोण, ये जो कोण होगा ये 90 नहीं होगा, इसका ये 90 होगा। बात समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि इसका जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं है, मतलब AC D1 है, ये विकर्ण है, वो BD जो दूसरा डायगोनल है इसके बराबर नहीं होगा, यानी इसका विकर्ण बराबर होता था, इसका विकर्ण बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये भी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा, ये भी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा। 90 डिग्री पर कब इंटरसेक्ट होगा विकर्ण, कब प्रतिच्छेद करेगा विकर्ण, कब नहीं करेगा, जब चारों भुजा बराबर हो तो जो विकर्ण होगा वो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेगा। जैसे इसका भी चारों भुजा बराबर था, इसका भी चारों भुजा बराबर था, इसीलिए दोनों का विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद किया था, ठीक है। प्रतिच्छेद करने पर 90 डिग्री ये भी बनेगा, ये भी, चारों इसका एंगल 90 का होगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ तो हो गया हम लोग का किसके बारे में, रोम्बस के बारे में। अब आते हैं हम लोग रोम्बस का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। देखिए तो कैसे निकलेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ 2 विकर्ण दिया गया है, ठीक है। तो 2 विकर्ण दिया गया है, तो 2 विकर्ण का हम लोग गुना कर देंगे, यानी D1 गुना D2। दोनों विकर्ण को क्या करना है, गुना करना है और बटा में 2 लिख देना है, यानी आधा। यानी दोनों विकर्ण का मान जो दिया रहेगा उसको गुना करके आधा यानी बटा 2 करना है। तो ये सम चतुर्भुज का फॉर्मूला हो जाएगा D1 गुना D2 बटा 2। D1 क्या है, पहला विकर्ण, D2 क्या है, दूसरा विकर्ण। तो ये इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसका हम लोग परिमाप पे। तो अगर परिमाप निकालना चाहें समचतुर्भुज का, तो जैसा पता होगा कि परिमाप क्या होता है, सबका जोड़, यानी सबको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो समचतुर्भुज का परिमाप, ठीक। तो समचतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा, यानी A। भुजा को क्या माना गया, A। सबको जोड़ देंगे तो जो इसका परिमाप है वो वर्ग का परिमाप है, ठीक है, सेम है। ये तो हो गया क्षेत्रफल और ये हो गया परिमाप, ये कुछ गुण हो गया। बस समचतुर्भुज के बारे में इतना ही हम लोग को प्रॉपर्टीज जानना है। विशेष ध्यान देना है 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा, ये भी 90 पे इंटरसेक्ट करेगा, ये 90 पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का चतुर्भुज था जिसका जो प्रॉपर्टीज होता है हम लोग अभी उसके बारे में देखें। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग
समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, ये वो एक चतुर्भुज हो गया, ये 4 चतुर्भुज का हम लोग का डिस्कस हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, साथ ही साथ इसका गुण को भी याद रखना है, दोनों में तीनों में डिफरेंस भी समझना है। ठीक है, चलिए तो इतना आपको अगर नोट करना है तो आप नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।